जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबतों से ही निकलती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल करियर हब एडू में। दिस इज अविनाश चंद्रा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके, जीएस और जीए। दोस्तों, चूंकि आप लोग रूबरू होंगे कि जब मैं पिछले क्लास में हिस्ट्री का एपिसोड स्टार्ट किया था, हिस्ट्री का लेक्चर आप लोगों को दिया था और उस हिस्ट्री के अंतर्गत इतिहास एक परिकल्पना की अवधारणा को मैंने प्रकट किया था, जिसके अंतर्गत सारे सिलेबस को मैंने ड्रॉ किया था कि आप लोगों को किस तरह से किस पैटर्न पे पढ़ना है और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एंशिएंट, मेडावल एंड मॉडर्न तीनों इतिहास के बारे में हमने चर्चा कर रखी थी। इसके अलावा कुछ आमूमन आंशिक रूप से मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का यानी विश्व के इतिहास का भी चर्चा किया था। आज मैं टॉपिक फिर से स्टार्ट करने वाला हूं। जो एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक था उसमें पहला जो टॉपिक था वो टॉपिक सोर्सेस के नाम से जाना जाता है। अमूमन ये टॉपिक बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, पर आप सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से देखोगे, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखोगे, अमूमन आए दिन हर एक दिन वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इस टॉपिक को आप लोगों को इस तरह से बताऊंगा कि आप लोगों ने पहले कभी ऐसा पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। तो बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए स्टार्टिंग टू एंड तक, और आपको आज वो सारा चीज मिलेगा जो आपने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने आज के शहर में, और जिसका नाम होगा सोर्सेस, यानी हमारे जो भारतीय इतिहास को जानने का जो स्रोत होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। समय को बचाने हेतु मैंने कुछ ड्रॉ कर रखा है बोर्ड पर, ताकि आपको आसानी से वो चीज़ समझ में आए। मैं आपको उस ओर ध्यान लेकर जाना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैंने चर्चा कर रखा था कि किसी भी इतिहास के चीज़ों को जानने के लिए दो स्रोत की आवश्यकता होती है। एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं और एक लिटरेचर होता है, मतलब पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब क्वेश्चन उठता है कि पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत मतलब वैसे स्रोत जो जमीन की खुदाई के दौरान हमें मिले हैं, वैसे स्रोत को हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम सभी लोगों को ये डायग्राम को देखना है और इस डायग्राम को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत कुछ आवश्यक मूलभूत बातें हैं जो आप लोगों को जानना है। तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब तो समझ में आया कि जो भी गर्भ से हम लोगों को प्राप्त होता है उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो एक बार पैनी निगाह आप लोग डाल लें। पुरातात्विक स्रोत का 4 भाग हमने बांटा है। एक अन्वेषण, उत्खनन, दूसरा अभिलेख, तीसरा सिक्के और मुद्रा, चौथा है आपका कला। और आपको बता दूं कि कला में 3 भाग बटा हुआ है। एक स्थापत्य कला है, एक मूर्ति कला है और एक चित्रकला है। तो यानी पुरातात्विक स्रोत के ये सारे पार्ट्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। आपको मैं फिर से सारांश बता दूं, प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की जो अस्मिता होती है उसकी पहचान संस्कृति और सभ्यता से है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं, जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। इतिहास का अध्ययन हमें अपने अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। यह हमें उन गलतियों को दोहराने से रोकता है जिसके कारण हमें अतीत में युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों और आप बोल सकते हो घोर आपदाओं को झेलना पड़ा। इतिहास हमें यह भी बताता है कि उन बुराइयों को कैसे नजरअंदाज करें जिन्होंने समाज में समस्याएं खड़ी कर दी थी, और उन बातों का कैसे अनुसरण करें जिनसे समरसता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इतिहास लोगों को उसकी पहचान देता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों को आज इतिहास के महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर ले चलता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं आप लोगों को इतिहास के कुछ चीज़ों के बारे में अवलोकन करने का प्रयास कर रहा हूं। मोटे तौर पे भारत के इतिहास के स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत जो मैंने ड्रॉ किया है इसके बारे में बता रहा हूं। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब जमीन की खुदाई से जो हमें तत्व प्राप्त हो उसे हम लोग पुरातत्व स्रोत के रूप में, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के रूप में जानते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, पहला है अन्वेषण और उत्खनन।
तो पहले पॉइंट की ओर आप लोगों को दृष्टिगोचर करना है कि अन्वेषण और उत्खनन क्या होता है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। आप सबसे पहले जहां पर आपको पता चले कि इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत वहां उपस्थित हो सकते हैं, उन जगहों का पता करेंगे। पता करने के तत्पश्चात वहां पर जो है खुदाई करने का आरंभ करेंगे प्रक्रिया। तो जो हमने जगह को यानी पूरा स्थल यानी साइट को सेलेक्ट किया, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन, उसे हम लोग अन्वेषण के नाम से जानते हैं। जबकि जब हम लोग खुदाई शुरू करते हैं तो उस खुदाई को हम लोग उत्खनन के नाम से जानते हैं। यह यहां ड्रॉ करना जरूरी है कि उत्खनन को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज हॉरिजेंटल एंड सेकेंड इज वर्टिकल। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि दो भागों में ये जो बटा हुआ है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर और हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। मतलब उत्खनन को भी दो भागों में विभाजित करके हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। एक हो गया क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब क्या हो गया कि ये इस तरह से रहेगा, है ना, पैरेलल। और दूसरा है ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो आप लोग ध्यान रखो कि वर्टिकल खुदाई जैसे ही करते हो आप लोग, तो सारे गड्ढे में जैसे मान लो सपोज कर लो मैंने खंती ले लिया, कुदाल ले लिया और उसे कोड़ना स्टार्ट कर दिया, उसे गड्ढा करना शुरू कर दिया, तो वो सीधा होते चला जाता है। जबकि क्षैतिज वाले में काफी समय स्पेंड होता है, टाइम स्पेंड है, फिर उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से वो गुजरना पड़ता है, जिसके कारण क्षैतिज हमारे देश में और समग्र इतिहास क्षण में कम खुदाई देखने को मिलता है। आप बता सकते हो या जान सकते हो कि लगभग 5% खुदाई ही क्षैतिज का हुआ है, और इस 5% की खुदाई के द्वारा ही हमें विश्व की या भारत की खासकर सर्वप्राचीनतम सभ्यताएं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर और ब्रॉन्ज एज, हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, इसी खोज के द्वारा हमें प्राप्त हुई। ये थी क्षैतिज उत्खनन। एक है ऊर्ध्वाधर उत्खनन, जो काफी इसकी अपेक्षा समय कम, इसकी अपेक्षा लेबर कम, इसकी अपेक्षा पैसा कम, इसकी अपेक्षा हर चीजों में कम, तो हर एक लोग इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं ऊर्ध्वाधर करना, क्षैतिज करना। अगर क्षैतिज किया जाए तो प्राचीनतम बहुत सारे इतिहास के चीज अभी निकल कर आएंगे। तो बच्चों मैंने ये बताया कि पुरातात्विक स्रोत का जो पहला पॉइंट हमने बनाया वो था अन्वेषण और उत्खनन, और उत्खनन को भी दो भागों में बांट दिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मींस क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इससे हमें प्राचीन कालीन ऐतिहासिक चीजों के बारे में पता चलता है। अब मैं लेके चलता हूं दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसका नाम होगा अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। अब मैं चलता हूं अभिलेख की तरफ। तो आप लोग जानते होंगे कि जो अभिलेख है, सबसे पहले तो पहला पॉइंट याद रखो कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज एपिग्राफी। याद रखना दोस्तों, मैं यहां लिख दे रहा हूं एपिग्राफी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मैं आसानी से बता पाऊंगा एपिग्राफी, या इसी को अभिलेखा शास्त्र भी कहते हैं। मतलब इसके अध्ययन को अभिलेख शास्त्र भी बोल सकते हो, पूरा लेख शास्त्र भी बोल सकते हो, यानी अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्लियर है? अभिलेख किसे कहते हैं? अब आपके दिमाग में आएगा कि अभिलेख कहते किसे हैं, अभिलेख होता क्या है। तो जो दृढ़ भूखंडों पर, किसी भी हार्ड रॉक्स पर लिखे गए जो भी लेख थे, उस लेख को अभिलेख के रूप में जानते हैं। अब अभिलेख के बारे में अगर बात करूं तो प्राचीन भारत के जो मैक्सिमम अभिलेख हैं वो पाषाण शिलाओं पर, मतलब पत्थर के टुकड़ों पर, या तो स्तंभों पर, स्तंभ बोले तो पिलर बोल सकते हो, है ना, ताम्र पत्रों पर, जो तांबा का पत्र होता था लंबे लंबे पतले पतले, उस पर, दीवारों पर, जो दीवार वॉल होता है उसमें, और प्रतिमाओं पर, मूर्ति वगैरह में भी उत्कीर्ण होते थे। एग्जाम्पल आपको दे दूं तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख अगर मैं बताऊं तो मध्य एशिया का बोगाजकोई नामक स्थान से लगभग 1400, मैं ये लिख देना जरूरी समझता हूं, ये दोस्तों यहां हो गया, आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं इसको अब आसानी से बताऊंगा, इसे मैं एक एक करके हटा रहा हूं जो मैं डिस्क्राइब करते जा रहा हूं। तो ध्यान देना बच्चों, मैं यहां चर्चा कर रहा हूं अभिलेख के संदर्भ में, और मैंने बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे पुराना या फिर सबसे पहला अभिलेख कौन सा था, तो आप आराम से बता सकते हो कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया का बोगाजकोई अभिलेख। मैं यहां लिख दे रहा हूं बोगाजकोई अभिलेख, जो 1400 BC बिफोर क्राइस्ट, है ना, जो मैंने पहले भी बताया है। तो 1400 BC जो बोगाजकोई अभिलेख है, ये लगभग 1400 BC के आसपास के काल को निर्धारित करता है। आपको बता दूं कि इस अभिलेख में ऋग्वैदिक तिथि यानी ऋग्वैदिक कालीन जो तिथि है उसके बारे में पता चलता है, और साथ साथ इस अभिलेख में 4 देवताओं के नाम उल्लेख हैं।
चार देवता कौन कौन से हैं? इंद्र है, मित्र है, इंद्र है, मित्र है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया कि बोगाज कोई अभिलेख सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जो 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास का है, और मैंने बताया कि ऋग्वैदिक तिथि के बारे में इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और साथ साथ इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये चार देवताओं के बारे में चर्चा है कि कौन कौन से देवता मैंने बताया, इंद्र के बारे में बोला, मित्र के बारे में बोला, वरुण और नासत्य, ये चार देवताओं का चर्चा आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं ये नासत्य में अश्विनी भी देता है, ठीक है। इस सभी देवता जो वैदिक देवताओं हैं इसके नाम आपको देखने को मिलेंगे। भारत के प्राचीनतम अभिलेख में अगर बात किया जाए तो यूपी में ही गोरखपुर के पास कुछ किलोमीटर के दूर स्थित है एक जगह जिसका नाम है सोहगौरा या गौहरा, सोहगौरा या सोहगौरा, और पिपरहवा। अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो याद रखना, आप लोग बोल सकते हो यूपी में अवस्थित है सोहगौरा या पिपरहवा, जो राप्ती नदी के तट पर है। कौन सा नदी बताया मैंने? राप्ती नदी के तट पर है। और आपको खास बात बताऊं कि ये सोहगौरा अभिलेख से ही सबसे पहले दुर्भिक्ष समझते हो ना? दुर्भिक्ष का मतलब हो गया जहां पर अपात आ जाना, है ना, जहां पर भुखमरी छा जाना, इसकी जानकारी मिलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो आप आसानी से बता सकते हो सोहगौरा अभिलेख। कहां है ये? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास है। आप आसानी से इसको बता सकते हो। किस नदी के तट पर है? राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ये दोनों पूर्व मौर्यकालीन अभिलेख हैं और वे लगभग ईस्वी पूर्व 5वीं या 6ठी शताब्दी के माने जाते हैं। मतलब मैंने ये 2 पॉइंट आपको बताया। पहला पॉइंट ये था कि अगर विश्व का प्राचीनतम अभिलेखों में से तो एशिया माइनर बोल सकते हो, मध्य एशिया का लिया हुआ बोगाज कोई जो 1400 ईस्वी पूर्व का है, इसमें 4 देवताओं की चर्चा है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य या अश्विनी कुमार। और इसके बाद मैंने बताया अगर भारत का सबसे पुराना पूछा जाए तो अशोक का अभिलेख भी आता है, लेकिन कुछ तथ्यों के अनुसार सोहगौरा और पिपरवाहा का भी आता है। सोहगौरा अभिलेख जो आपके दुर्भिक्ष का सबसे बड़ा परिमाण का द्योतक है, जो आपको दिखता है कि यहां पर दुर्भिक्ष आया हुआ था। अगर मौर्यकालीन अभिलेखों में महास्थान का नाम लिया जाए तो महास्थान जो है अभिलेख सबसे प्राचीन माना जाता है। कौन सा बताया मैंने? महास्थान। नोट करते जाना दोस्तों, हर एक चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ। महास्थान, अगर मौर्यकालीन अभिलेखों में महास्थान जो अभिलेख है सबसे प्राचीन माना जाता है, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। मतलब ये महास्थान अब कहां पड़ता है दोस्तों? बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है और करेंसी टका। एनीवे, आगे चलता हूं मैं। किसी भी भारतीय शासक के काफी संख्या में पाया जाने वाला अभिलेख जो था वो मौर्य सम्राट अशोक का था, याद रखना। और अशोक के काल के हैं, इसी के समय में सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक काफी संख्या में पाए गए अभिलेख मिले। किसके समय? मौर्य सम्राट अशोक के समय, जो 4 लिपियों में क्रमबद्ध थे, 4 लिपियों में लिखे गए थे। वो 4 लिपि कौन कौन था? मतलब अशोक का जो 4 लिपि था, मैं इसे हटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। अब मैं बात कर रहा हूं किसका? अशोक के बारे में, द ग्रेट अशोका। अशोक के बारे में चर्चा कर रहा हूं। और अशोक के बारे में मैंने क्या बताया? अशोक के बारे में यह बताया कि अशोक के काल में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। और वो 4 लिपि कौन कौन थे? कितने लिपि बोला? 4 स्क्रिप्ट। टोटल 4 स्क्रिप्ट थे। एक था ब्राह्मी लिपि, दूसरा था खरोष्ठी लिपि, तीसरा था यूनानी लिपि और चौथा था अरमाइक लिपि। तो दोस्तों मैंने 4 स्क्रिप्ट का चर्चा किया। स्क्रिप्ट मतलब जो भाषा को प्रदान करता है, लेखन शैली में बदलता है। तो ब्राह्मी लिपि, एक मैंने क्या बोला? ब्राह्मी लिपि। दूसरा मैंने बोला खरोष्ठी, तीसरा मैंने बोला यूनानी और चौथा बोला अरमाई। जो ब्राह्मी लिपि है वो बेसिकली बाएं से दाएं लिखा जाता था। मतलब जैसे आज के डेट में हम लोग लिखते हैं, ये बाएं से दाएं लिखा जाता था, है ना? बाएं से दाएं आप लिख सकते हो, यहां बाएं से दाएं लिखा जाता था, ये ब्राह्मी लिपि। और जो दाएं से बाएं लिखा जाता था ये खरोष्ठी लिपि था। उल्टा दाएं से बाएं इस तरफ में लिखा जाता था, है ना? और फारसी लिपि भी इसी तरह कुछ था, याद रखना। फारसी लिपि भी इसी तरह लिखा जाता है। ओके, तो मैं चर्चा कर रहा हूं बाएं से दाएं लिखा जाने वाला जो लिपि था जिसका नाम था ब्राह्मी लिपि। और मैक्सिमम लिपि जो अशोक के थे और मैक्सिमम लिपि जो थे यही ब्राह्मी लिपि में थे। और आप बोल सकते हो कि पूरे इंडिया में, संपूर्ण इंडिया में ये ब्राह्मी लिपि देखने को मिलेगा। जबकि आप खरोष्ठी लिपि के बारे में बात करोगे तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, मतलब मैं यहां पॉइंट लिख दे रहा हूं, ब्राह्मी लिपि कहां देखने को मिलेगा? तो ऑल इंडिया, संपूर्ण इंडिया में आपको देखने को मिलेगा ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी लिपि का अगर बात करूं तो पश्चिमोत्तर, यानी पश्चिमोत्तर मतलब ये जो भारत का क्षेत्र है इस क्षेत्र में आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो। और यूनानी अरमाइक जो है ये बेसिकली अफगान
और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये था चारों लिपि के बारे में जानकारी। तो आप लोग नोट करके एक दो पॉइंट यहां पर लिख सकते हो। जो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि ही कालांतर में देवनागरी लिपि, जो हम लोगों का लिपि है, देवनागरी भाषा क्या है, हिंदी। तो बेसिकली नोट करके आप लोग लिख सकते हो कि जो ब्राह्मी लिपि था, ब्राह्मी लिपि ही कालांतर में देवनागरी तथा अन्य इंडो आर्यन लिपियों की जननी बनी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हमारा लिपि जो है, देवनागरी लिपि जो है, किससे बना, तो ब्राह्मी लिपि से ही बना। ठीक है। और नोट करके आप लिख सकते हो जो लिपियों के विकास के अध्ययन होते हैं उसे पुरालिपि विद्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुरालिपि विद्या। मैं यहां लिख देता हूं पुरालिपि विद्या। ठीक है, पुरालिपि विद्या कहा जाता है। या पुरालिपि शास्त्र बोलो या पैलियोग्राफी बोल दो, पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी। ठीक है, पुरालिपि विद्या बोल दो, पैलियोग्राफी बोल दो या पुरालिपि शास्त्र बोल दो। मैंने क्या बोला? लिपियों के विकास के अध्ययन को, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी और लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा। इसके बाद मैं अगले पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूं आपको। उम्मीद है ये सारी चीज समझ में आ रही होंगी आप लोग को। अब मैं इसके अगले पॉइंट की ओर द्योतक करता हूं आप लोगों को कि दो तीन चार जो है हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ अभिलेख ऐसे हैं जैसे मास्की, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मास्की का अभिलेख, गुर्जरा का अभिलेख। देखो 4 अभिलेख का मैं जिक्र कर रहा हूं, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदेगोलम। ये 4 अभिलेख दोस्तों मैंने लिखा। 4 अभिलेख कौन कौन से थे? मास्की था, गुर्जर था, निट्टूर था और उदेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक उल्लेखित है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो आप लोग आसानी से बोल सकते हो कि अशोक का नाम अशोक 4 अभिलेख में मिलता है, मास्की में, गुर्जरा में, निट्टूर में और उदगोलम में। तो अशोक का नाम ये चारों अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अशोक के और जितने अन्य अभिलेख हैं उस सारे अन्य अभिलेख में उसे देवानाम प्रियदर्शी, मैं यहां लिख दे रहा हूं देवानाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं सा प्रिय या देवों का प्रिय, देवताओं सा प्रिय या देवों का प्रिय के रूप में जाना जाता है। मैंने 2 पॉइंट बताया, अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है और अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी किस में मिलता है। क्लियर है। अब आगे बात करूं तो आप लोग जान रहे होंगे कि जो सर्वप्रथम, इसे मैं हटा दे रहा हूं ताकि आप लोग को कुछ पॉइंट में नोट करके दे पाऊं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभिलेख के बारे में। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1837, आप लोग जान रहे होंगे ये डेट बखूबी अशोक से रिलेटेड है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। कौन? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसके अभिलेख को पढ़ा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 में ही हो गई थी। और वो किसके द्वारा हुई थी? तो पादरे टी पैंथेलर, पादरे टी पैंथेलर के द्वारा इसकी खोज हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के शिलालेख को खोजा गया कब, तो पादरी पैंथेलर के द्वारा 1750 में। और पढ़ा कौन सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसेप 1837 में। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में आप लोग बांटकर अध्ययन कर सकते हो। बेसिकली जब मैं अशोक पढ़ाऊंगा तो उसमें और डिटेल्स करूंगा। तो अशोक के अभिलेख को बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हो आप, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक गुहालेख। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अगर मैं अशोक के शिलालेख, अशोक के अभिलेख को बांटूं तो अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांट सकता हूं, एक शिलालेख पत्थरों पे लिखा हुआ, एक है स्तंभ लेख पिलर पर लिखा हुआ और एक गुहालेख जो गुफाओं में लिखा गया है। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते। आप नोट करके लिख सकते हो बच्चों कि अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है वो छोटा स्तंभ लेख है रुम्मीदेई का। याद रखना, रुम्मीदेई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रुम्मीदेई अगर पूछा जाए सबसे छोटा तो रुम्मीदेई। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? रुम्मीदेई। जबकि सबसे लंबा अभिलेख पूछेगा तो 7वां, लंबा अभिलेख पूछेगा तो 7वां। याद रखना, ये सब फैक्ट्स है दोस्तों। सबसे छोटा रुम्मीदेई शिलालेख और सबसे लंबा अभिलेख पूछेगा तो 7वां अभिलेख।
प्रारंभिक अभिलेख जो भी थे, मतलब गुप्त काल से पहले का जो भी अभिलेख थे, वो ऑलमोस्ट लगभग प्राकृत भाषा में थे। किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। मैं लैंग्वेज कौन सा बोला? प्राकृत भाषा। वो मैंने लिपि बताया था, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपि बताया था। ये मैं बता रहा हूं प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा में। किंतु गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख आपको संस्कृत में देखने को मिलेंगे। मतलब उस पहले का काल में आपको प्राकृत, जो जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी, प्राकृत में दिखेगा, और बाद के समय में वो संस्कृत में आ जाता है। अब कुछ खास बातें आप याद रखो। मौर्योत्तर काल में 2 प्रकार के अभिलेख लिखे गए हैं। मतलब जब आप लेटर मौर्य एज पढ़ोगे तो उसमें 2 प्रकार के अभिलेख की चर्चा की गई है, जिन्हें हम क्रमशः 2 भागों में बांटेंगे, एक प्रशस्ति अभिलेख और एक निजी अभिलेख। मैं इसे हटा दे रहा हूं, ध्यान देना। मैंने 2 अभिलेख के बारे में चर्चा किया, 2 अभिलेख के बारे में चर्चा किया। फर्स्ट जो है वो है आपका प्रशस्ति, आप लोग सुने होंगे प्रशस्ति अभिलेख, प्रशस्ति अभिलेख, और दूसरा है निजी अभिलेख, निजी अभिलेख। प्रशस्ति अभिलेख को ही हम लोग सरकारी अभिलेख के रूप में भी जानते हैं। तो मैंने 2 भागों में इसको बांट दिया। ये पीटी और मेंस दोनों के लिए आपके लिए चरणबद्ध होगा, और यूपीएससी वगैरह के लिए जो भी इससे क्वेश्चन बनते हैं वो आसानी से आप लिख सकते हो। तो मेरा मकसद सिविल सर्विसेज से लेके हर एक एग्जाम के लिए, जहां पर हर एक तरह का प्रश्न बनेगा, और जब मैं लाइव क्लास लूंगा तो सारे प्रश्न को मैं लेकर आऊंगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभिलेख में मैंने 2 भागों में बांट दिया, एक प्रशस्ति अभिलेख और एक निजी अभिलेख। अब सवाल उठता है कि प्रशस्ति अभिलेख कहते किसे हैं? तो प्रशस्ति अभिलेख, यह अभिलेख राजकवियों द्वारा लिखे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रशस्ति अभिलेख कौन लिखते हैं, तो राजकवि के द्वारा लिखा गया अभिलेख को क्या बोलते हैं? प्रशस्ति अभिलेख या सरकारी अभिलेख। निजी अभिलेख क्या होता है? निजी अभिलेख जो होता है बहुधा मंदिरों या मूर्तियों पर खुदे हुए होते हैं, मतलब मंदिर या मूर्ति पे जो लिखे जाते हैं उसको निजी अभिलेख कहते हैं। तो मैंने दोनों अभिलेख के बारे में बताया। प्रशस्ति अभिलेख था जो सरकारी था, जो राजकवियों के द्वारा लिखा जाता था। निजी अभिलेख जो मूर्ति या आप बोल सकते हो कि जो मंदिर होते थे उस पर खुदे हुए थे। नोट करके आप लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। डॉक्टर आर भंडारकर, डॉक्टर आर भंडारकर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। इसमें डी लगा दो, डी। डॉक्टर डी आर भंडारकर नामक एक विद्वान थे, इतिहासकार थे, विद्वान थे, जिन्होंने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया था। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन से एक वैसे विद्वान थे जिसका नाम बताइए जो केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया था, तो उसका नाम हम लोग को क्या बोलना है? डॉक्टर डी आर भंडारकर। तो दोस्तों उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। देखो आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली सिक्का और मुद्रा और स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, कला, ये सब पे बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ अभिलेख है, इसलिए मैं ये सारी चीजों को हटा दे रहा हूं। और सारी चीजों को हटाने के बाद मैं पहला पॉइंट जो लेकर आ रहा हूं, वो पहला पॉइंट है आपका अभिलेख, और जिसके बारे में मैंने इतनी सारी चर्चाएं की वो हम लोग को अभिलेख पढ़ना है। पहला हम लोगों ने अन्वेषण और उत्खनन देखा, और दूसरा पॉइंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अभिलेख, और बाद बाकी के बारे में चर्चा फिर कभी क्लास में करूंगा। अब मैं आता हूं पॉइंट वाइज, टाइम को बचाने के लिए मैं सारा ये लिख दिया। उम्मीद है आप लोगों को दिख रही होगी सारा, लास्ट तक सारा दिख रही होगी, उम्मीद है। तो ये पॉइंट जैसा आप देख रहे होगे बच्चों, यहां पर दिख रहा होगा सारा आप लोग को। मैंने 1 से 10 तक पॉइंट समय बचाने के लिए आप लोगों को लिख दिया है। अब देखो आप पहला पॉइंट जो है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो फैक्ट्स है। तो ये हाथी गुंफा अभिलेख जो कलिंग राजा खारवेल है, याद रखना, कलिंग राजा खारवेल, आप लोग नोट कर सकते हो, इसमें मैं कुछ बता भी रहा हूं, टिप्पणी कर दे रहा हूं। हाथी गुंफा अभिलेख जो कलिंग राजा खारवेल द्वारा, इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए, ये मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं, हम लोगों का टॉपिक ही है अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। तो कलिंग राजा जो खारवेल थे, इसे तिथि रहित अभिलेख कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? तिथि रहित अभिलेख। तो हाथी किस लेख को, अभिलेख को हाथी गुफा अभिलेख कहा गया? तो मैं बताऊंगा तिथि रहित अभिलेख के रूप में हाथी गुफा अभिलेख को कहा गया, ठीक है, जो कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया था। तो आप लोग याद रखना, इसे तिथि रहित अभिलेख के नाम से जानते हैं। कलिंग
जो उदयगिरी से प्राप्त हुए इस अभिलेख से जो कलिंग नरेश थे, कलिंग नरेश खारवेल के, याद रखना कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। तो कलिंग नरेश खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष की चर्चा, अगला पॉइंट में क्या बता रहा हूं, भारतवर्ष की चर्चा मिलती है। तो 2 पॉइंट हमने बताया, एक तिथि रहित अभिलेख, दूसरा बताया भारतवर्ष की चर्चा। और ये कौन सा अभिलेख से जुड़ा हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कलिंग का राजा या कलिंग नरेश खारवेल से जुड़ा हुआ है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख जो है, सॉरी जूनागढ़ अभिलेख, अगला पॉइंट जो है हमारा जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख आप बोल सकते हो रुद्रदामन का, यह एक शक शासक था। जब आप लोग पढ़ोगे शक, पार्थियन, पहलव, कुषाण, हून सारे विदेशी आक्रमणकारी के रूप में आक्रमण करते हैं भारतवर्ष पर, और वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र रहता है, वो मैं सारा चीज आप लोगों को ड्रॉ करवाऊंगा। फिलहाल आप लोग ये समझो कि यह एक शासक था जो शक शासक था, मतलब रुद्रदामन जो था किस वंश का शासक था? तो शक शासक था, याद रखना है ना, शक विदेशी आक्रमणकारियों में से एक था शक शासक रुद्रदामन, है ना। तो यह शासक रुद्रदामन की विजय, व्यक्तित्व और कृतित्व का विवरण प्रस्तुत करता है जूनागढ़ अभिलेख। इसे मैं हटा दे रहा हूं, अगले पॉइंट की ओर चलता हूं। अगला पॉइंट है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, तो नासिक अभिलेख किसका है दोस्तों? तो गौतम बलश्री का। तो जो सातवाहन वंश थे, जब आप पढ़ोगे हसीना मासुका, मैं बताऊंगा, देखो मैं कोड बता रहा हूं, पहले भी चर्चा किया हूं, हसीना मासुका कितना हुआ? वंश 6, 1 2 3 4 5 6। बोलोगे कि क्या लिख दिए सर? तो देखो ह से क्या था? ह से हर्यक वंश है, सी से शिशुनाग वंश है, नौ से नंद वंश है, मौ से मौर्य वंश है, सु से सुंग वंश है, और ख से कर्ण वंश है। तो 6 वंश हो गया। 6 के बाद कौन सा डिजिट आता है? 7। कौन सा डिजिट आता है? 7। 7 से क्या हो गया? सातवाहन। लेकिन ये अलग बिरादरी से अलग क्यों रखा है मैंने? बिरादरी से इसलिए रखा है कि ये पूरा मगध की पृष्ठभूमि पर था, लेकिन सातवाहन जो था हमारा दक्षिण भारत के हिस्से में ये स्थित था। तो सातवाहन वंश, ठीक है। तो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के सैनिक सफलताओं और अन्य कार्यों का विवरण इसी में मिलता है नासिक अभिलेख में। यानी गौतम बलश्री जो थी वो कौन थी? तो सातकर्णी की माता थी। गौतम बलश्री कौन थी? सातकर्णी की माता थी। और देखो यहां क्या लग रहा है, यहां पर देखना बल कहां लग रहा है, यहां बल लगेगा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, मतलब कि यहां पुत्र लग रहा है, मतलब किसी का पुत्र के बारे में, माता के पुत्र के बारे में चर्चा कर रहा है। मतलब ये जो सातवाहन वंश होगा ये कौन सा प्रधान होगा? मातृ प्रधान वंश होगा। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जो होगा प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का। मैं इसे हटा दे रहा हूं। अब अगला पॉइंट है दोस्तों हम लोगों का प्रयाग स्तंभ लेख जो समुद्रगुप्त का है। आपको बता दूं कि ये गद्य और पद, मतलब अगर बोला जाए कि कभी कभी एग्जाम में पूछा था किस शैली में लिखा गया है, मैं यहां लिख दे रहा हूं चंपू शैली। कौन सा शैली? चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब क्या हो गया कि ये 2 भाग में, गद्य और पद, पोएट्री भी है और स्टोरी भी है, दोनों भाग में है ये, तो इसलिए इसको बोलते चंपू शैली। तो ये चंपू शैली में लिखा गया है, याद रखना चंपू शैली में लिखा हुआ अभिलेख कौन है? प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है। हरिसेन द्वारा, किसके द्वारा? हरिसेन, याद रखना दोस्तों हरिसेन द्वारा, है ना। हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, जिसमें लिखा गया है समुद्रगुप्त के विजय के बारे में और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। मतलब अगर आप इसके नीति को देखोगे या आप इसके विजय को देखोगे तो वो विजय आपको दिखेगा, जो भारत है, भारत के उत्तरी पथ, मतलब उत्तरा पथ या उत्तर पथ जो है उसमें कुल 9 राज्यों को विजित किया था, और भारत का जो दक्षिणा पथ है उस दक्षिणा पथ के कुल 12 राज्यों को विजित किया था। और ये विजित करने के कारण ही संभवतः समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। कौन सा बोला मैंने? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। अगर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का नेपोलियन कौन है तो मैं बताऊंगा समुद्रगुप्त। कौन बोला था? स्मिथ, विंसेंट स्मिथ, याद रखना दोस्तों, विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। किसे? समुद्रगुप्त को। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त का। भारत का नेपोलियन क्यों कहा था? क्योंकि उत्तरा पथ के 9 राज्यों को और दक्षिणा पथ के 12 राज्यों को विजित कर दिया था, और यह प्रणाली की चर्चा इसमें दिया गया जो चंपू शैली में गद्य और पद और हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। अब मैं अगले पॉइंट की ओर रुख करता हूं, और वो अगला पॉइंट आपको दिखेगा दोस्तों 5th नंबर, जिसका नाम है मंदसौर अभिलेख। मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं मंदसौर अभिलेख। तो
ये यशोवर्मन या कहीं कहीं आपको यशोधर्मन भी मिलेगा, बेसिकली यशोधर्मन ज्यादातर रहता है। तो जो मालवा नरेश था, मैं यहां लिख दे रहा हूं मालवा, मध्य प्रदेश मालवा है ना, मालवा नरेश राजा है ना, मालवा नरेश यशोधर्मन द्वारा मंदसौर अभिलेख को रचा गया, जिसमें यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। किस उपलब्धियों का? सैनिक उपलब्धियों का। और एक खास बात है, मतलब मैं यहां बता रहा हूं क्या कि ये जो आपका मंदसौर अभिलेख है, इस मंदसौर अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिल रही है? सैनिक उपलब्धियों का। किसका? यशोधर्मन का। यानी मालवा का जो राजा रहता है यशोधर्मन का या यशोवर्मन का, सैनिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। और साथ साथ रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी भी, रेशम बुनकर, जो रेशम बनाने वाले हैं ना, रेशम बुनने वाले होते हैं, तो रेशम बुनकर की जानकारी या रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी भी इसी अभिलेख यानी मंदसौर के अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट, एहोल अभिलेख की तरफ। एहोल अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एहोल अभिलेख याद रखना। इस अभिलेख से जो चालुक्य नरेश थे, यानी चालुक्य का जो राजा था, चालुक्य पढ़ोगे, बेंगी का चालुक्य, बादामी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य, सारा चीज मैं पढ़ाऊंगा, है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो दक्षिण भारत का इतिहास में पढ़ाऊंगा उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में बताऊंगा। चालुक्य, तो चालुक्य का शासक था। इस अभिलेख से जो हमें चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, जैसा कि यहां बोर्ड पे मैंने लिखा है, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच, मतलब मैं दो व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, एक नाम लिया मैंने कौन? पुलकेशिन द्वितीय और वर्सेस हर्षवर्धन। मैं यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों, संभवतः अंतिम हिंदू राजा, मैं इसके बारे में भी चर्चा कराऊंगा। हर्षवर्धन, राजवर्धन, है ना, सबके बारे में चर्चा करूंगा। तो वर्धन वंश का जो शासक था हर्षवर्धन, मैं देखता हूं यहां दो लोगों के बीच युद्ध होता है, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन। जो चालुक्य नरेश रहता है पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध होता है, जो एहोल अभिलेख में जिसकी चर्चा की गई है। यानी आपसे पूछा जाएगा एहोल अभिलेख में किसकी चर्चा है, तो इस अभिलेख में आप बोल सकते हो जो चालुक्य नरेश थे, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, ग्वालियर अभिलेख। अब अगला पॉइंट है मेरा 7वां नंबर, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख जो प्रतिहार नरेश भोज, देखो आप यहां देख रहे हो प्रतिहार नरेश भोज का, है ना, ये उतार लेना, अच्छे से नोट कर लेना दोस्तों। यहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे, एक ना एक प्रश्न हर एक एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हैं। मैं चलता हूं ग्वालियर अभिलेख की ओर। ग्वालियर अभिलेख जो है, इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। मैंने क्या बोला? गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार, अब थोड़ा सा मैं पॉइंट बताऊंगा आपको कि जो गुर्जर प्रतिहार है उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो मैं थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों को, देखना। ये जो प्रारंभिक काल में जब आप लोग पढ़ोगे, ये विस्तृत में इसका बताऊंगा आप लोग को थ्योरी। तो ये जो आप देख रहे हो बेसिकली गुर्जर, यहां गुर्जर है ना, तो गुर्जर मतलब गुजरात समझना, है ना। तो गुजरात राजस्थान वाला जो क्षेत्र था, ये गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र हुआ करता था। जबकि आप इधर बंगाल वाले क्षेत्र में आ जाओगे तो यहां पाल वंश का क्षेत्र हुआ करता था, और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आ जाओगे तो यहां राष्ट्रकूट का क्षेत्र हुआ करता था। मतलब मैंने तीन के बारे में बताया आपको, एक फर्स्ट जो था वो गुर्जर प्रतिहार था, दूसरे के बारे में मैंने चर्चा की पाल वंश, और तीसरे के बारे में चर्चा की राष्ट्रकूट वंश। तो यही तीनों जो शासक थे, ये तीनों शासक के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानते हैं। मतलब अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? त्रिपक्षीय संघर्ष। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रि मतलब 3 की 4 की 5, 3, तो त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब 3 पक्ष के साथ वो स्ट्रगल हुआ था, संघर्ष हुआ था। और वो 3 पक्ष कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट के साथ ये संपर्क था। ठीक है, ये उम्मीद है कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखो आगे क्या है। अब मैं बता रहा था कि ग्वालियर अभिलेख, यानी ग्वालियर अभिलेख जो था, ये प्रतिहार नरेश भोज, मतलब जो नरेश था उसके साथ प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार, तो इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जब विस्तृत जानकारी मिलती है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जो अगला पॉइंट है 8 नंबर, भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख जो स्कंदगुप्त का है। तो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख में याद रखो एक ही पॉइंट कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले जो हूनों का आक्रमण था, हून आक्रमण की जानकारी हमें यहीं से मिलती है। कौन सी आक्रमण? हून आक्रमण। मैंने अभी चर्चा किया था ना कि भारत पर आक्रमणकारी आक्रमण के रूप में आए, आर्यों का आक्रमण हुआ, ईरानियों का आक्रमण हुआ, यूनानियों का आक्रमण हुआ, शक आए, पार्थियन आए, पहलव आए, कुषाण आए, और अंतिम में कौन आया? हून आक्रमण। तो हून आक्रमण जो था उसकी जानकारी हमें भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ कहां है? गुजरात में, तो भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से हमें जानकारी मिलती है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम होगा देवपाड़ा अभिलेख।
9th नंबर दोस्तों, देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल का शासक था विजय सेन। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि देवपाड़ा अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है तो आप बता सकते हो कि देवपाड़ा अभिलेख से जो बंगाल के शासक थे विजय सेन, जैसा मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, बंगाल शासक विजय सेन के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो यह था आपका देवपाड़ा अभिलेख। अब मैं चलता हूं अपने अगले पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट है मेरा एरन अभिलेख, जहां से सबसे पहले सती प्रथा के बारे में साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। तो एरन अभिलेख, आपको पता होना चाहिए कि जो सती प्रथा का पहला साक्ष्य, लिखित साक्ष्य जो है वो इसी अभिलेख से पड़ता है। 510 का है ना, 510 का याद रखना, 510। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है हमें इसी अभिलेख से प्राप्त होता है। एक महान पराक्रमी राजा थे, गोप राजा, याद रखना, गोप राजा, ठीक है। एक महान पराक्रमी गोप राजा की रणभूमि में शहीद हो जाने पर जो उसकी पत्नी थी, उसके द्वारा पति की चिता पर, मतलब खुद नहीं होता है, चलो भाई पति मर गए तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगी, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी, रोते रहते हैं, है ना। तो उसी तरह से समझो वो जो पत्नी थी वो रोते हुए कि नहीं, मैं, मेरे पति की जो मौत हुई है उसी के साथ मैं अग्नि में जल जाऊंगी, चिता पर बैठ जाऊंगी। तो वही घटना घटी जिसे सती के रूप में देखा गया, जाना गया। इसलिए कहा गया कि जो एरन अभिलेख है भानुगुप्त का, सबसे पहले इसमें सती प्रथा के बारे में चर्चा है, जो 510 का एरन अभिलेख में है, जो गोप राजा से संदर्भित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये सारा पॉइंट हो गया है एरन अभिलेख तक। अब अगर इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट के बारे में बात करूं तो आप लोग जानते होंगे कि मध्य भारत में जो भागवत धर्म था उसको विकसित होने का प्रमाण हमारे यवन राजदूत हेलियोडोरस, कहां का शासक, यवन शासक, यवन बोलो, ग्रीक बोलो, यूनान बोलो, है ना। तो इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि मध्य भारत में जो भागवत धर्म था उसको विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर यानी विदिशा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बेस नगर विदिशा, जो आप बोल सकते हो गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इसके अलावा मैंने बताया कि जो मध्य भारत था उस मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारे अभिलेख के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट विद फैक्ट्स मैंने आपको बताया, और आज जो मैंने फिर से चर्चा कर रखी थी उसके बारे में चर्चा कर दे रहा हूं कि आज जो हम लोगों का टॉपिक था वो था इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ने थे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन कालीन भारत, और प्राचीन कालीन भारत के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ने थे स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडिया या इंडियन सोर्सेज, जिसमें दो भाग बटे हुए थे, एक पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और एक जो था वो था साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेचर। तो जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की वो टॉपिक था पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, और आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा अन्वेषण और उत्खनन, जो बहुत ज्यादा भूमिका नहीं रखता है, परंतु उसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी, मतलब अभिलेख और अभिलेखों के से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न की व्याख्या मैंने हुबहू कर रखी फैक्ट्स विद कॉन्सेप्ट के साथ। आप विश्वास मानो, आप मैंने जो भी स्टार्टिंग से अभी एंड तक पढ़ाया है सारे पॉइंट को आप रूबरू हो जाना, सारे पॉइंट को अच्छे से समझकर विथ मैप अच्छे से उसको जानकारी ले लेना, फिर आप बताना कि आपके किस एग्जाम में यहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा किस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब आप ये मत बोल देना कि बैंक में नहीं पूछे जाते हैं सर। तो जीके जीएस जीए के संदर्भ में जितने भी आपके टॉपिक होते हैं वो लगभग ऑलमोस्ट सभी में पूछे जाते हैं, इवन कि यूपीएससी बीपीएससी वगैरह में मेंस का भी प्रश्न दोस्तों इससे बखूबी रहता है। तो दोस्तों ये जो है स्रोत, इसके बारे में जानकारी रखना। बेसिकली सारे स्टूडेंट और संभवतः सारे शिक्षक भी सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ देते हैं पढ़ने पढ़ाने को, लेकिन मेरा पर्पस है कि स्टार्टिंग से आप शुरुआत करो और वो स्रोत से आप पढ़ाई करना शुरू करो। और उम्मीद है कि ये सारे चीज जो आपको लोगों को मैंने बताया एक एक पॉइंट करके आप लोग रूबरू हुए और अच्छी खासी कलेक्शन आप लोगों के पास हो गई है। तो आप लोग दोस्तों देखोगे जो भी वीडियो, उस वीडियो को देखने के बाद जो भी कहीं कमी रहे या जो अच्छा लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और आप लोग लाइक करना अगर अच्छा लगा हो तो, खराब लगा हो तो डिसलाइक करना, और बेल आइकन को जरूर दबा कर रखना, क्योंकि जैसे ही बेल आइकन दबाओगे तो आपके पास जो सब्सक्रिप्शन होगा, सब्सक्राइब करके अगर आपने रखा है तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा वो आपके पास तुरंत मिल जाएगा और आप उसका फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों मैं आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके लिए थैंक यू।